डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड, यानी मानव विकास क्या है, मानव विकास का पिछले नियोजन काल के दौरान क्या इतिहास रहा है और मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम भी है कि मानव विकास सूचकांक किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक इतना उन्नत होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, और जिस देश का मानव विकास सूचकांक निम्न होगा वह देश उतना ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ हमने मानव विकास की परिभाषा ली है। उसके अनुसार मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार का माप माना जाता है। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी देश के लिए अब मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की एक इकाई के रूप में मानते हुए आगे जिलों को प्राथमिक इकाई के तौर पर अपनाते हुए प्रत्येक राज्य के लिए मानव विकास रिपोर्ट अब जारी की जाने लगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव विकास से तात्पर्य भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए उनके जीवन स्तर को उच्च उठाने, उनको मजबूत करने, उनको और अधिक सशक्त करने की एक सतत प्रक्रिया है। इसमें ये उपरोक्त सभी पहलू शामिल किए जाते हैं। वैश्विक परिदृश्य की भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ इतना बताना अपेक्षित है कि भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि भारत अभी विकास की प्रक्रिया में है, एक विकासशील राष्ट्र है, न बहुत ही अल्प विकसित है और न ही बहुत अति विकसित है। मध्यम कैटेगरी या मध्यम श्रेणी में आने के कारण अभी हम दुनिया के बहुत से देशों से पिछड़े हुए हैं, लेकिन कुछ देशों से हम आगे भी हैं। तो इस आधार पर हम मानव विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण मापक मानते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में यदि हम बात करें तो उसमें केरला सर्वोच्च स्थान पर है। आगे हम बात करेंगे कि केरला क्यों सर्वोच्च स्थान पर है। वहीं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। ये भी हम आगे इनके कारणों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम, यानी यह 3 मानकों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। और जहाँ तक इसके इतिहास की बात है, पहली बार यह 1990 में जारी किया गया था। यहाँ हमने इसको आप लोगों की सुविधा के लिए विश्लेषित भी किया है, और सर्वप्रथम इसका इजाद करने वाले या इस अवधारणा को शुरू करने वाले पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक
थे जिन्होंने इसे तैयार किया था। बाद में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसका समर्थन किया और इस तरह से अब ये दुनिया में विकास और विकासशील राष्ट्रों के बीच एक पैमाना माना जाता है। जहाँ तक UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक एजेंसी है UNO की, उसके अनुसार वह यह रिपोर्ट जारी करती है, यानी मानव विकास की रिपोर्ट है वो UNDP की तरफ से जारी होती है। इसमें एक अब नई विधि काम में ली जाने लगी है, जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर करी है। यानी इसमें 3 सूचकांक, यानी जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जिसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति का जीवन कितना लंबा है और कितना स्वस्थ है। दूसरा देखा जाता है कि शिक्षा सूचकांक, एजुकेशन इंडेक्स, यानी शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा तक जाते हैं या टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद छोड़ देते हैं या फिर उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और तीसरा जो आधार लिया है वह आय सूचकांक, यानी जीवन का जीने का स्तर, यानी उनकी आय क्या है। हालांकि 2010 की मानव विकास जो रिपोर्ट तैयार होती थी उससे पहले उसमें UNDP ने एक नई विधि को ईजाद किया था। उसमें उन्होंने हालांकि रखी तो ये 3 सूचकांक की थे या तीनों माप के क्राइटेरिया रखे थे, जिसमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। लेकिन शिक्षा सूचकांक में इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी थी कि विद्यालय सूचकांक के औसत वर्ष और विद्यालय सूचकांक के प्रत्याशित वर्ष, यानी औसत वर्ष कितनी एजुकेशन ग्रहण करता है और उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स, यानी उसे देश भर में औसतन लगाया जाए तो बच्चे एजुकेशन कितने समय तक उनको ग्रहण करनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया के अंतर्गत कहा गया था। जहाँ तक बात 2019 यानी वर्तमान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आती है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर एक डायग्राम या तालिका देकर के बताने का प्रयास किया है कि भारत दुनिया के देशों के रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। यहाँ दुनिया के देशों की कुछ रैंकिंग दी गई हैं, जिनमें भारत का स्थान 2017 के दौरान 188 देशों की सूची में 130वां स्थान था, यानी 129 देश हमसे ऊपर थे, 130वां स्थान भारत का था, जिसमें एक रैंक का सुधार होकर के भारत 2018 में 129वीं रैंक पर आ गया। बाकी बात दूसरे देशों की करें, जिसमें ब्राज़ील है हमसे बहुत ऊपर है, जिसकी रैंकिंग 79 है, 79वीं रैंक है। चाइना की 86वीं रैंक है। 2017 में जो एक रैंक सुधर करके 2018 में 85वीं हो गई। रशिया की 49 थी 2017 में, वही 2018 में भी 49 ही रही है। साउथ अफ्रीका जो कि बहुत ही पिछड़ा देश माना जाता है, लेकिन इस रैंकिंग के हिसाब से वो भी हमसे आगे है, जिसकी 2017 में रैंक 113वीं थी और 18 में भी ये वही उसी स्तर पर बनी रही। पाकिस्तान जो कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, इसकी रैंक निश्चित रूप से हमसे कम है या हमसे पीछे है। 150वीं रैंक थी 2017 में, जो 2018 में बढ़ कर के 152वीं हो गई है। अफ़गानिस्तान जो कि अत्यंत पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, जो आतंकवाद से पीड़ित है और जिसमें घरेलू इंसर्जेंसी है, उस राष्ट्र की भी 2017 में रैंक थी 168वीं थी और 2018 में 170वीं रैंक हो गई। इसी तरह लेकिन महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका जो हमारा दक्षिण का पड़ोसी है, उस राष्ट्र की 2017 में 76वीं रैंक और 18 में सुधर करके 31वीं रैंक हो गई है, जो कि हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है
कि हमें श्रीलंका से सबक लेना चाहिए कि वह हमसे मानव विकास सूचकांक के क्षेत्र में कहीं आगे है। इसी तरह से नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव की भी स्थिति दी हुई है, जिसमें मालदीव हमसे अच्छी रैंक लेकर के आगे है। 2017 में मालदीव 101वीं रैंक पे था और 2018 में यही बढ़ करके 104वीं हो जाती है। इसी तरह से नेपाल और बांग्लादेश की भी है। यहाँ इस तालिका के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उद्धृत किए गए हैं, जिसके अनुसार सूचकांक के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भारत 130वें स्थान पर था। इस सूचकांक की वरीयता सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष स्थानों पर है। इसके बाद इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर नाइजर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, चाड और बुरुंडी हैं, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं, जो किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा, घरेलू युद्ध, आपसी कलह के शिकार हैं, जिसके चलते इन देशों में मानव विकास की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके बाद भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, जिसकी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं कि वह 71वें स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण रैंक है, जिससे जो इंडिया के लिए एक उदाहरण भी है। इंडिया को इसी तरह से हमारे अपनी रैंक में भी सुधार करना चाहिए। वहीं भूटान 134वें, बांग्लादेश 135वें, म्यांमार 145वें, नेपाल 147वें, पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 170वें स्थान पर है। ये कुछ हमारे भारत देश और उसके पड़ोसियों के मानव वर्ष सूचकांक की स्थिति है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण एशिया वर्ष 2090 से दक्षिण एशिया वर्ष 1990 से 2018 के बीच विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र रहा है। इसी रिपोर्ट के हवाले से ये निष्कर्ष निकाला गया कि दक्षिण एशिया 1990 से 2018 के बीच सबसे तेज विकास करने वाले क्षेत्र के रूप में उभर करके आया है। इसी अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि दर्ज हुई। भारत के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू में 50% तक की वृद्धि हुई है, जहां 90 में हमारा HDI वैल्यू 0.431 था, वही 2018 में बढ़कर के 0.647 तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में समूह आधारित असमानता विद्यमान है। यह असमानता विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक में 162 देशों की सूची में भारत 122वें स्थान पर है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मानव विकास का सूचकांक है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, यानी लैंगिक रूप से स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव करने की नीति है, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस को लेकर के हो, चाहे वो वेज को लेकर के हो, या सोशल एनवायरनमेंट को लेकर के हो, जहाँ महिलाओं के साथ किसी न किसी रूप में पुरुषों की तुलना में भेदभाव किया जाता है। इस लैंगिक असमानता की सूचकांक में 162 देशों की जो सूची बनाई गई, उसमें भारत 122वें स्थान पर है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाहे चाइना हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, म्यांमार हो, भारत की तुलना में उनकी स्थिति कहीं बेहतर है। इस सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड शीर्ष पर हैं, यानी उन देशों में लैंगिक असमानता या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, जो कि नामात्र की है, जो हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है। हमें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि लैंगिक आधार पर असमानता हमारे समाज, हमारे देश में नहीं हो।
यह सूचकांक महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और आर्थिक सक्रियता पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जहां 68.2 वर्ष थी, वहीं महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.7 वर्ष दर्ज की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात है कि यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा यानी औसत रूप से महिलाओं की जो आयु है वो अधिक है। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि इस सूचकांक की इस बात पर आलोचना की जाती है कि यह सिर्फ 3 मानदंडों पर ही आधारित क्यों है। इसे और अधिक विस्तार दिया जाना चाहिए। इसमें इसके अलावा अन्य दूसरे पहलुओं को भी ध्यान में रख करके मानव विकास का सूचकांक तैयार करना चाहिए, क्योंकि मानव विकास केवल मात्र इन 3 उपागमों, इन 3 क्षेत्रों से ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए, उसके गुणात्मक विकास के लिए और दूसरे क्षेत्रों में भी की भी आवश्यकता होती है, या और दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक 1990 से शुरू होता है। इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, इसलिए जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो 1990 से पूर्व चूँकि यह प्रयोग में नहीं लिया जाता था, इसलिए उससे पूर्व के आंकड़े उपलब्ध भी नहीं हैं। यद्यपि जीवन प्रत्याशा जैसी चीज़ें, एजुकेशन जैसी चीज़ों से संबंधित डेटा उपलब्ध है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन आने वाले समय में इस पर और भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। बाकी चैप्टर के अगले हिस्से पर हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।